हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लिप लैब। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी एसएसटी का चैप्टर नंबर 4 न्यू बिगनिंग सिटीज़ एंड स्टेट्स ऑफ क्लास 7th। अच्छा, आप सब ने सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में कि सिविलाइजेशन क्या है, सभ्यता क्या है, कि कैसे एक जगह पे काफ़ी सारे लोग जो है इकट्ठे होकर रहते थे सिटीज़ या टाउन्स में। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड मिलेनियम की बात करी है। मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल। तो यहाँ पे देखो मिलेनियम की बात करी है यानी कि 1000 साल। तो सेकंड मिलेनियम यानी कि 2000 साल पहले कैसे इंडिया में इंडस और हड़प्पन या फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, कुछ भी बोल लो, ये चारों नाम उसी के हैं। फर्स्ट अर्बनाइजेशन कैसे इंडिया में रहती थी, कैसे लोग गाँव में शहरों में रहते थे, और कैसे जो जगहें थी वो अबेंडन होने लगी, ख़त्म होने लगी एक तरह से। क्राउडेड जो स्ट्रीट्स थी, भरे हुए मार्केट्स थे, वो कैसे जो है ख़त्म होने लग गए। पॉटर्स, बिल्डर्स, वीवर्स, क्राफ्ट पर्सन जो थे वो वहाँ से जाने लगे। और उसके बाद काफ़ी टाइम तक हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म होने के बाद कैसे नगर नहीं बसे जल्दी से इंडिया में, उसके बारे में हम बात करेंगे। और कैसे बाद में जो सिटीज़ बनी वो कैसे बनी। यहाँ पे जो आप देखो रिवर देख रहे हो, जो सबसे ऊपर रिवर है ब्लू कलर से दिखा होगा जहाँ पे इंडस लिखा है, तो इंडस नदी या फिर सिंधु नदी एक ही नाम है, एक ही नदी का नाम है। तो कैसे वो कहाँ पे बहती है, ठीक है, वो हिमालय से निकलती है और पाकिस्तान में जाके गिरती है अरेबियन सी में। और कैसे जो गंगा है वो हिमालय से निकल के बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। और कैसे अर्बनाइजेशन जो थी वो यहीं दोनों से स्टार्ट हुई थी। इस मैप को ध्यान में रखना, क्लियर हो जाएगा आगे। ये देखो, ये पिक्चर है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, कि कैसे लोग जो थे उस हड़प्पा में रहते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहते थे। अब यहाँ पे एक चार्ट है जिसमें बताया है कि हमारी टाइमलाइन जो है, जो BC ही AD में बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो मैं क्लियर कर देती हूँ पहले, उसके बाद ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, जो बीच का पॉइंट है ना, जहाँ पे 1 BC लिखा है, 1 AD लिखा है, उसके बीच का पॉइंट 0 है। ठीक है, तो वो 0 हम किससे नापते हैं कि द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे उसको हमने एक टाइम लाइन की तरह बना लिया, एक नोक की तरह बना लिया कि उससे पहले का टाइम जो है वो BC ही होगा, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा, और जो बाद का है वो एनो डोमिनी होगा, AD। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है, 2026 AD, यानी कि जो साल है, ठीक है, वो हमारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के इतने साल हो चुके हैं। और जो BC है उसमें जो काउंटिंग है वो उल्टी चलती है। तो अगर चैप्टर में देखो तो कंफ्यूज मत होना कि 8 BC पहले लिखा है फिर 7 BC बाद में लिखा है, तो वहाँ पे काउंटिंग जो है उल्टी चलती है। जैसे मैथ में पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, बिल्कुल वैसा ही है। जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के टाइम को हम BC से देखते हैं, इसलिए हमें नहीं पता कि धरती कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो हमने उस एक पॉइंट बना दिया कि उससे पहले के पॉइंट को हम इस तरीके से देखेंगे। तो वहाँ जो काउंटिंग होती है वो उल्टी होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब ये मैप देखो, गंगा प्लेन्स की बात हुई है, तो ये जितना भी पोर्शन है ना जो ग्रीन है हिमालयस के नीचे वाला, इसको हम प्लेन बोलते हैं। यानी कि ये जो जगह है यहाँ पे पहाड़ नहीं है, ठीक है, नदियाँ हैं, लेकिन ये जगह कैसे समतल है, प्लेन है। ठीक है, छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं लेकिन बड़े बड़े पहाड़ नहीं है इस जगह पे, तो ये प्लेन्स हैं। और ये जो हिमालय से नदी जा रही है यहाँ पे नीचे की तरफ, ये दिख रहा होगा ब्लू कलर से, मैं मार्क कर देती हूँ। ये जो नदी जा रही है ये गंगा रिवर है हमारी, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है बंगाल से होते हुए, तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पे देखो तो फर्स्ट मिलेनियम की बात करी है, जो गंगा प्लेन्स, जो इंडस या सिंधु बेसिन के पास जो भी जगह बसती थी वो कैसे, हमें कैसे पता चलता है उनके बारे में, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पता चलता है। और दूसरा जो लिटरेचर डिस्क्राइबिंग है, जो डिस्क्राइब करती है कि कैसे लोग वहाँ पे रहते थे, उससे हमें पता चलता है। ठीक है, अब सेकेंड अर्बनाइजेशन आती है हमारे जनपद और महाजनपद, कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भी जो टाउन्स थे वो बनने लगे थे इंडिया में। तो जनपद से स्टार्ट करते हैं। जनपद क्या होता है, एज पीपल फॉर्म्ड क्लैन्स और ग्रुप्स, छोटे छोटे क्लैन या ग्रुप बना दिए लोगों ने, जहाँ पे लोग कॉमन लैंग्वेज और कॉमन कस्टम्स को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब जनपद क्या है, एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है जन, जन यानी कि वेयर द पीपल हैव सेट फुट, पद, दैट इज़ हैव सेटल डाउन, जहाँ पे लोग सेटल डाउन हो रहे हैं वो है हमारा जनपद। तो जनपद ग्रू एज द ट्रेड नेटवर्क, जो 7th सेंचुरी, यानी कि मैंने बताया था ना टाइम यहाँ पे आगे पीछे होगा, बाय द 8th और द 7th सेंचुरीज BCE। और उसके बाद आते हैं महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे बड़े बड़े, ये जनपदों से बड़े होते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, टेक्स्ट वगैरह से पता चलता है। जो महाजनपद थे, 16 महाजनपद, वो काफ़ी बड़े होते हैं जनपद से। ये हमारा मैप है महाजनपद का, कैसे गांधार से लेके अंगा तक जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी वही लिखा है कि गांधार से लेके अंगा तक ईस्ट में फैला हुआ है, और कैसे ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि 16 महाजनपद कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, इसका मैप एक बार देख लेना। यहाँ पर देखो एक इमेज है, ठीक है, बुक में एक वर्ड मेंशन है मोट। तो मोट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो लिखा है कि मोट जो है फोर्ट के आसपास पानी होता है, ठीक है, जिससे
प्रोटेक्ट करने के लिए रखा जाता है फोर्ट को, ताकि जो हमला हो वो इजीली ना हो पाए, क्योंकि पानी है तो दुश्मन आने से पहले सोचेगा कि उसको क्रॉस कैसे करना है, ठीक है। तो ये फोर्टिफिकेशंस में यूज़ होता था पहले के टाइम पे। अब देखो टॉपिक आता है अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। यहाँ पे सभा और समिति की बात हुई है। सभा का मतलब क्या होता है कि जो भी एलिट्स होते थे, जो बड़े लोग होते थे, बड़े ओहदे पे होते थे, या फिर एल्डर्स जो होते थे किसी भी रूलिंग जगह के, जनपद या महाजनपद में से, तो वो जो है एक सभा करते थे, मीटिंग करते थे, ठीक है, उसको सभा बोलते हैं। और समिति का मतलब होता है जहाँ पे जनरल जो पब्लिक है वो भी प्रेजेंट रहती है और वो कोई चीज़ डिसाइड करते हैं आपस में। तो यही होता है सभा और समिति, जहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं, जनरल पब्लिक जो नॉर्मल लोग हैं वो भी डिसाइड कर सकते हैं, असेंबलीज होती है, वो हमारी समिति है। और जहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट या फिर ओहदे वाले लोग हैं वहाँ पे उसे सभा बोलते थे, ठीक है। वहाँ पे वो किसी भी चीज़ के बारे में मीटिंग करते थे, डिसाइड करते थे, और राजा को वो चीज़ माननी पड़ती थी, राजा को उनकी बात माननी पड़ती थी। और कभी कभी राजा रिमूव भी किया जा सकता था असेंबली के थ्रू, अगर वो कोई बात नहीं मान रहा है तो। ये कोई स्टेब्लिश लॉ नहीं था कि करना ही करना है। कई जनपद या महाजनपदों में इसको यूज़ किया जाता था, ठीक है। जो एल्डर्स होते थे वो पोजीशन जो है वो रखते थे कि राजा जो है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये सब पता है मोनार्की कैसे चलती है ना, कि राजा टैक्स कलेक्ट करेगा, रिवेन्यू कलेक्ट करेगा, लॉ को मेंटेन करेगा, ऑर्डर देगा, फोर्टिफिकेशंस वगैरह करवाएगा, कैपिटल का ध्यान रखेगा, लोगों का ध्यान रखेगा, वॉर्स वगैरह करेगा। जो उस टाइम पे सबसे बड़ा जनपद था ना वो है मगध, ठीक है। ये ध्यान रखना, मगध जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल जनपद माना जाता है, महाजनपद, ठीक है। जो अभी के टाइम में क्या है, बिहार। और कोसाला जो है वो अभी किसका पार्ट है, उत्तर प्रदेश का। अवंती अभी किसका पार्ट है, मध्य प्रदेश का। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। ये जो है सबसे पावरफुल स्टेट्स मानी जाती थी महाजनपद की। यहाँ पर दो ऐसे महाजनपदों की बात करी गई है जिसका नाम है वज्जी और मल्ला, ठीक है। नेबरिंग स्टेट्स थी जहाँ पे सभा और समिति को इतनी ज़्यादा पावर दी गई थी कि वही इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो थे वो ले सकते थे, इवन अगर ज़रूरत पड़ी है तो थ्रू वोट्स भी। सरप्राइजिंगली जो ये महाजनपद थी ये कभी कभी डिसाइड भी करती थी कि राजा कौन बनेगा, और ये मोनार्की नहीं मानी जाती थी उस टाइम पे, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का ही एक पार्ट हो गया। इनफैक्ट जो रूलर था वो ज़्यादा मेजर डिसीजन नहीं ले सकता, जो लोग थे वो डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। जो स्कॉलर्स थे उसको अर्ली रिपब्लिक भी बोलते थे, क्योंकि वोटिंग का सिस्टम उस टाइम पे होना बहुत बड़ी बात है महाजनपदों के बीच में, ठीक है। जो इंडिया की जो कल्चरल रूट्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फली फूली। जो लेटर वैदिक पीरियड था, बुद्धिस्ट और जैन के जो लिटरेचर्स थे, जो किताबें थी, जो नॉलेज थी, वो मॉन्क्स ने, नन्स ने घूम घूम के इंडिया से बाहर फैलाई। और इंडिया जो है तीर्थ स्थल भी माना जाता था, तो लोग दूर दूर से इंडिया में आते थे। और जो यहाँ पे आर्ट है वो भी बाद में बहुत फली फूली। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे कॉपर और ब्रॉन्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। और सेकंड अर्बनाइजेशन के टाइम पे मेजर शिफ्ट आया टेक्नोलॉजी में, कि जो आयरन है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने लग गया, ठीक है। आयरन के जो वो थे टूल्स बनाए जाने लगे। आयरन बहुत ज़्यादा हल्का और बहुत ज़्यादा शार्प तरीके से यूज़ होता था, इसलिए आयरन्स को टाइम तो लगा इंडिया में नॉर्मल होने में, लाइक डेली यूज़ में आने में, लेकिन आयरन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया ब्रॉन्ज़ और कॉपर से। आयरन के टूल्स बनने के बाद, हथियार बनने के बाद, ठीक है, तलवारें बनने के बाद, राजाओं के लिए, लोगों के लिए वॉर्स करना इजी हो गया था, ठीक है। लड़ाई झगड़े बहुत कॉमन हो गए थे, क्योंकि अब आयरन के यूज़ के बाद जो है वो वॉर्स इजी हो रही थी, ठीक है। लोगों को मारना आसान लग रहा था क्योंकि शार्प थे ऑब्जेक्ट्स, लाइक जो भी टूल्स बन रहे थे वो बहुत ज़्यादा शार्प थे, लाइटर थे। तो इस वजह से लड़ाइयाँ जो थी, जो वॉर्स थी, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई बाद में आते आते। और ऐसे ही जो नए किंगडम्स थे, जो एम्पायर्स थे, वो नए नए बनते चले गए। अब देखो जैसे जैसे इंडिया में ट्रेड बढ़ता जा रहा था, ट्रेड यानी कि सामान का लेन देन, तो फिर कॉइन्स भी इनोवेट होने लगे। और जो सबसे पहले कॉइन्स इंडिया में यूज़ किए गए, ठीक है, वो थे सिल्वर के कॉइन्स। वो सिर्फ इंडिया में नहीं, आसपास के जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे भी यूज़ किए जा रहे थे, अलग अलग रीजन्स में यूज़ किए जा रहे थे, ठीक है। सिल्वर के कॉइन्स आए सबसे पहले। सिल्वर के क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल होता था, जिसे हम पंच मार्क्ड कॉइन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस पर कुछ भी छापना गोदना ईजी होता था। जनरली जो महाजनपद थे उन्होंने अपने अपने कॉइन्स जो थे वो बनाए, इशू किए, ठीक है। लेकिन आसपास के रीजन्स में भी जिससे ट्रेड हो रहा है वहाँ पे भी एक्सचेंज जो है इनका चलते रहते थे। अब वर्णा जाति सिस्टम आता है कि कैसे हम ऑक्यूपेशन के थ्रू लोगों को डिवाइड करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। अलग अलग ऑक्यूपेशन में लोग होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, ठीक है। कि कैसे लोगों को डिवाइड किया जाता था किसी एक क्राइटेरिया में ऑक्यूपेशन के थ्रू, ठीक है, कि कौन किस तरीके का काम कर रहा है, तो उसको उसी
हम क्राइटेरिया में देखते थे, जैसे कि रिलीजन में हो गया पंडित हो गए, ठीक है, एजुकेशन में टीचर्स हो गए, ट्रेड में बिजनेसमैन हो गए, बिल्डर्स हो गए, क्राफ्ट पर्सनस हो गए, ठीक है, आर्टिस्ट हो गए, ये सारे अपने प्रोफेशन की वजह से जाने जाते थे। तो ऐसा ही कुछ एंशियंट इंडिया में भी होता था, लेकिन वो थोड़ा सा अलग था आज के टाइम से। इन आइडियल सोसाइटी क्या होता है कि सब अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स को हम इंजीनियर से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, हारमनी में सब रह रहे हैं। हम टीचर्स को इंजीनियर से कंपेयर या डॉक्टर से कंपेयर नहीं कर सकते, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी ले आया, जैसे कि किसके पास ज़्यादा वेल्थ है, क्या कैसी पावर है, इन्फ्लुएंस है, ये सारी चीज़ें एक्वायर करने लगी चीज़ें, और इस वजह से इनइक्वालिटी, भेदभाव ज़्यादा बढ़ गए। अब देखो यहाँ पे जो है 2 फोल्ड सिस्टम थे इंडिया में, एक तो जाति और एक सब जाति, ठीक है। जाति क्या होती है कि कम्युनिटी क्या है लोगों की, वो किस तरीके का प्रोफेशन, किस तरीके का ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, कि किस तरीके का काम कर रहे हैं, उनकी स्किल्स क्या है, कोई एग्रीकल्चर में है, कोई कॉमर्स में है, ठीक है। ये जनरेशन वाइज जनरेशन है कि अगर किसी के पापा मोची हैं तो उसका बेटा भी मोची ही बनेगा, ये चीज़ें फिक्स होने लग गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सब जाति की जाति, इसके अंदर भी सब जाति होती थी जो डिसाइड करती थी कि मैरिज कैसे होगी, रिचुअल्स कैसे होंगे, फूड हैबिट्स क्या क्या होंगे, ठीक है, रहने सहने का तरीका, जो लाइफस्टाइल है वो डिसाइड करते थे। जाति के अलावा एक और सिस्टम था जो कि है वर्णा सिस्टम, ठीक है, जो वैदिक टेक्स्ट से निकला है कि कैसे विष्णु जी के मतलब सर से ब्राह्मण्स निकले, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड होता था वर्णा सिस्टम हमारा, जैसे ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, ठीक है। अभी मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ, उससे अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे देखो कहते हैं कि विष्णु जी के सर से जो है ब्राह्मण्स निकले, जिनका काम होता था लोगों को एजुकेशन देना, नॉलेज को फैलाना, स्प्रेड करना, ठीक है, लोगों को सीख देना। देन उनके हाथों से क्षत्रिय निकले, जिनका काम होता था लैंड को प्रोटेक्ट करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, वॉर्स वगैरह करना। देन आते हैं वैश्य, जो बिजनेसमैन होते थे, कम्युनिटी वगैरह को जो है मतलब बिज़नेस को होल्ड करके रखते थे, पैसों का लेन देन, ट्रेड्स वगैरह ये सब करते थे। देन आते हैं शूद्रा, जिनका काम होता था इन तीनों वर्णों को सर्विस देना, ठीक है, उनका काम करना, लाइक बहुत छोटे छोटे काम, जैसे कि मोची हो गया, ठीक है, कोई सिलाई वाला हो गया, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन उनका जो ऑक्यूपेशन था, जो उनका प्रोफेशन था, वो बाकियों से छोटा माना जाता था उस टाइम पे, लाइक जब भेदभाव होने लगे सोसाइटी में, ठीक है। तो शूद्रास को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नीची जाति का माना जाने लगा, और जो दलित थे, जो अनटचेबल्स थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होने लगा सोसाइटी में। तो ऐसे जो है हमारे 4 वर्ण निकल के आते हैं। पहले इनके बीच में जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, लोग बहुत अच्छे से रहते थे आपस में मिलजुल के, लेकिन धीरे धीरे करके इनइक्वालिटीज़ जो है वो बढ़ती गई सोसाइटी में, और शूद्रों को बहुत नीचे माना जाने लगा बाकियों से, ठीक है, और ब्राह्मण्स को सुपीरियर माना जाने लगा। लेकिन जो ये सारी चीज़ें थी ना, ये बर्थ से डिसाइड नहीं होती थी कि अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है तो वो ब्राह्मण ही होगा। पहले ये सब नहीं होता था, पहले होता था कि तुम्हारे अंदर अगर नॉलेज है, तुम नॉलेज शेयर कर रहे हो, गेन कर रहे हो, तो तुम ब्राह्मण हो। तुम अगर क्षत्रिय बनना चाहते हो, लाइक तुम आर्मी में जाना चाहते हो, तुम युद्ध में जाना चाहते हो, तो तुम सर्व कर सकते हो लैंड को, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे तुम ब्राह्मण हो, चाहे तुम शूद्र हो, तो तुम क्षत्रिय बन सकते हो। लेकिन बाद में ये चीज़ें फिक्स कर दी गई कि शूद्र का बेटा शूद्र ही बना जाएगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, और ऐसे इनइक्वालिटीज़ जो थी वो बढ़ती चली गई सोसाइटी में। बुक में देखो ये लिखा है, जो ब्राह्मण थे वो प्रिजर्विंग और स्प्रेड नॉलेज को प्रिजर्व या स्प्रेड करने में इंगेज होते थे, क्षत्रिय जो है वो डिफेंड करते थे सोसाइटी को और लैंड को, ठीक है। जो वैश्यास थे वो ट्रेड में, ऑक्यूपेशन मतलब बिजनेस वगैरह में रहते थे, एग्रीकल्चर में ज़मींदार वगैरह होते थे, और जो शूद्रास थे वो क्राफ्ट पर्सन होते थे, वर्कर्स होते थे, सर्वेंट्स होते थे। ये अब देखो यहाँ पर वही बताया है कि कैसे कोई भी पर्सन जो था वो अपना प्रोफेशन जो था वो चेंज कर सकता था। अगर कोई ब्राह्मण की फैमिली में है बट उसे कुछ और करना है तो वो कुछ और कर सकता है, ठीक है। अगर उसे ट्रेड करना है तो वो ट्रेड कर सकता है। कोई क्षत्रिय है, उसे नॉलेज गेन करनी है, स्प्रेड करनी है, टीचर बनना है, प्रीस्ट बनना है, तो वो कर सकता था। हर किसी को अपनी एक इंडिपेंडेंस मिली हुई थी, ठीक है। धीरे धीरे जब ये सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया, बहुत ज़्यादा लाइक कठोर हो गया, तो ये जो इनइक्वालिटीज़ थी, लोगों में डिस्क्रिमिनेशन था, वो बढ़ता चला गया ओवर टाइम, ठीक है। तो ये वर्ण जाति सिस्टम के बारे में तुम हायर ग्रेड्स में और पढ़ोगे। अभी इसमें बस इतना बताया है कि कैसे इनइक्वालिटीज़ जो थी, लोगों में भेदभाव होता चला गया था, ठीक है। और उसके बाद लोग जो है बर्थ से डिसाइड करने लग गए कि इफ़ सम लाइक बेबी इज़ बॉर्न इन क्षत्रिय क्लैन तो वो क्षत्रिय ही माना जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये मेंशन है कि कैसे जो हमारे रूट्स होते थे इंडिया में, वो कैसे तीर्थ यात्राओं के लिए, ट्रेड्स के लिए जो रोड्स होते थे वो बनाए गए थे। जैसे कि उत्तर पथ जो होता था,
और एक दक्षिण पथ होता था। जो उत्तर पथ होता था वो कनेक्ट होता था नॉर्थ वेस्ट रीजन से लेके गंगा प्लेन्स तक और ईस्ट की तरफ जाता था। और जो नॉर्थ से साउथ को जोड़ता था वो कौशाम्बी प्रयागराज से साउथ इंडिया की तरफ जाता था। यहाँ पर देखो जो शिशुपालगढ़ है जो भी भुवनेश्वर में है, ये कलिंगा की कैपिटल थी और ये परफेक्टली प्लान थी इन स्क्वायर शेप। ठीक है, अब उस टाइम पे जो 3 किंगडम्स थे वो भी मर्ज हो रहे थे, द चोलास, द चेरास एंड द पांड्यास। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अलावा जो तमिल लिटरेचर थी वो मेंशन करती है कुछ ऐसे किंग्स का। ठीक है, और ये भी बताती है कि कैसे जो साउथ इंडिया था वो स्टोन्स के लिए, गोल्ड्स के लिए, स्पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, सिर्फ इंडिया में नहीं ओवरसीज़ भी। ठीक है, इंडिया से बाहर भी। और कैसे जो लैंड्स थे वो आपस में कनेक्ट होने लगे धीरे धीरे, और जैसे जैसे जनपद और महाजनपद जो थे वो ख़त्म होते जा रहे थे, उनकी जगह इंडिया जो है वो डायनेस्टीज़ में, बड़े बड़े साम्राज्यों में बदलने लगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर थोड़ा सा भी समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना।